चलिए बच्चों, आपका क्लास में आगे बढ़ाता हूं। आपको यदि याद होगा तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ रहे थे कि व्हेन टू ट्रायंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, कब दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम कहे जाएंगे। ठीक, उसके लिए मैंने आपको एक डिफिनेशन दिया था। यदि आपको याद है तो अच्छा है, नहीं तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूं ताकि आप पीछे का भी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। देखो ये कहता क्या है, ध्यान से देखना है। इसको देखिए, मैं हट रहा हूं। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड एंड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, सर्वांग सम यहां ग, और यहां ये नहीं होगा। ये त्रिभुज की एक भुजाएं और कोण दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा और कोण आपस में बराबर हो। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था। इसमें यदि कोई चीज समझने लायक है तो ये कहता है कि यहां कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब हम जो बात कर रहे हैं संगत कोण और संगत भुजा का बात कर रहे हैं। यहां देखो, इसमें क्या है, यहां संगत वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं। कहते यदि एक त्रिभुज का तीनों भुजा और तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजा और संगत तीनों कोण के आपस में इक्वल हो जाए, तब हम बोलें कि ये त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। कोई दिक्कत नहीं। देखो इस डिफिनेशन का लिमिटेशन क्या है वो मैंने आपको बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं। लिमिटेशन यह है कि हम तीन साइड पर काम करेंगे और तीन एंगल पे काम करेंगे। मतलब हम तीन भुजा पर हमको काम करना पड़ेगा और तीन कोण पर काम करना पड़ेगा। मतलब तीन एंगल पे काम करना पड़ेगा और तीन साइड पर काम करना पड़ेगा। मतलब टोटल 6 पार्ट पर काम करना पड़ेगा। तो यदि इस प्रोसेस को फॉलो करें तो यह प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको कुछ क्राइटेरिया पर काम करवाया था, जिसमें मैंने एक क्राइटेरिया आपको बताया था, साइड एंगल साइड एक्सियम। ये क्या करता है, यह 6 पार्ट पर काम करने को रिड्यूस करके 3 पार्ट पर लेके जाता है। तो मैं इसके स्टेटमेंट पर आता हूं और इसको मैं अंडरलाइन करता हूं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, और क्या इसके प्रारूप को उसी तरह से कैसे पढ़ा जा सकता है। ध्यान से देखना है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप थोड़ा सा बारीकी से ध्यान से इसको समझेंगे। तो ये क्या कहता है, मैं हट रहा हूं, इसको एक बार आप देखिए। Two triangle are congruent if two side and included angle of one triangle are equals to two side and included angle of other triangle। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उसके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण आपस में बराबर हो जाए। दूसरे त्रिभुज की दो भुजा, हियर यहां थोड़ा सा, हाँ आप इस स्टेटमेंट को पढ़े हैं और मैं फ्रेम में आता हूं। इसमें यदि अंडरलाइन करने वाला कुछ चीज है तो देखो यह है, करें टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड इंक्लूड एंगल। एंगल का पोजीशन बता रहा है तो आप इसको अंडरलाइन करो। कैसा एंगल लेना है भाई, तो जो दो भुजा आपने कंसीडर किया उस दो भुजा से बनता हुआ कोण लेना है, कोई भी कोण नहीं लेना है। यहां इंक्लूड का ये मतलब होता है। देखो यहां पर भी इंक्लूड एंगल, हिंदी में पढ़ देता हूं। दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि एक त्रिभुज के दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण, ये ध्यान देना, मतलब दो भुजा से बनने वाला कोण, यहां ये दोनों चीज अंडरलाइन करना। इसका मतलब क्या है कि यदि समझो कि हम ये दोनों ट्रायंगल लिए और ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक, तो हमको इस दोनों से बनता हुआ कोण, मतलब ये और ये हमको लेना है, इसको इंक्लूड एंगल बोलेंगे। यदि ये ले रहे हैं तो ये इंक्लूड एंगल नहीं है, या ये ले रहे हैं तो ये इंक्लूड एंगल नहीं है, क्योंकि ये दोनों भुजा से जो कोण बनता है यही तो ये कोण बनता है। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। और जहां मैंने अंडरलाइन किया है वो इसका गॉड पार्टिकल है, उसको बहुत ही अच्छा से समझना है। देखो ये पार्ट इंक्लूडेड और इंक्लूडेड, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक स्टेटमेंट देता हूं अभी आपको, और आपको समझना है कि क्या ये स्टेटमेंट और जो मैं अभी आपको दे रहा हूं क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इसका दो आंसर हो सकता है, यस और नो। यदि है तो भाई कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और यदि नहीं है तो किस कारण से नहीं है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा।
ठीक, तो मैं वो स्टेटमेंट पे चलता हूं, ध्यान से देखना है। देखो बच्चा, ये स्टेटमेंट है, कहता क्या है, ध्यान से देखना है। देखो मैं फ्रेम से जाता हूं, थोड़ा सा इसको एक बार पढ़िए। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड एंड वन एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड एंड वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण आपस में बराबर हो जाए। क्या ये स्टेटमेंट जो पहले पढ़े साइड एंगल साइड के स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट है? तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, ये कहता है कि टू साइड एंड वन एंगल। ध्यान से यदि आप देखें तो यह एंगल के पोजीशन को कहीं नहीं बात कर रहा है कि कैसा हमको एंगल लेना है, मतलब दो भुजा से बनता हुआ एंगल लेंगे या कोई भी एंगल लेंगे। इसका जनरल मतलब हुआ कि ये कोई भी एंगल का बात कर रहा है, पोजीशन फिक्स नहीं करे। पहला अंतर पता चला कि यहां मिसिंग क्या है, इंक्लूडेड एंगल। कोई दिक्कत नहीं ना, पक्का। देखो, इसमें दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज और त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, अंतर्गत कोण नहीं लिखा हुआ है, ये दोनों में इस बात का अंतर है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है? बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर्गत का नहीं बात कर रहा है। ये कह रहा है कि मान लो हम ये एक ट्रायंगल लिया और ये एक ट्रायंगल लिया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये भी हो जाए तो ये कह रहा है काम होने वाला है, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है। तो ये स्टेटमेंट साइड एंगल साइड का स्टेटमेंट नहीं है। तो अपने मन से स्टेटमेंट में कुछ भी जोड़ना, कुछ भी घटाना, ये बिल्कुल नहीं करना है। जो स्टेटमेंट जिस प्रारूप में है उसको उसी प्रारूप में, उसको उसके आनुवांशिकता को बिना लॉस किए हुए उसी प्रारूप में स्वीकार करना, यह होशियार स्टूडेंट का लक्षण है। ठीक, मतलब डेफिनेशन पढ़ते समय, एक्सियम पढ़ते समय कुछ काटा छाटी नहीं करते हैं, अपने मन से कोई जोड़ा घटाई नहीं, जो है उसको उसी तरह से समझना है। तो इसमें क्या है, बस एक चीज नहीं है, इंक्लूडेड एंगल नहीं है और इसका मतलब ही बदल जाता है। ठीक, तो इस तरह का कंफ्यूजन आप अपने अंदर नहीं रखना है। ठीक, फिजूल का कुछ भी अपने अंदर कंसीडर नहीं करना है, दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, इसको थोड़ा सा इसके अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या ये दो फिगर कॉन्ग्रुएंस हो सकता है साइड एंगल साइड से? देखो ध्यान से, ए बी डीई के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डीई। क्यों भाई? 5 सेंटीमीटर मेजर है। ए सी डीएफ के तो इक्वल है क्योंकि 6 सेंटीमीटर मेजर है। और एंगल ई, देखो एंगल सी 30 डिग्री है और एंगल एफ भी 30 है। ठीक, देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। क्या यह ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस होगा? तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि साइड एंगल साइड कहता है कि दो भुजा और उससे बनने वाला कोण, यदि इस कोण का मेजरमेंट दिया रहता तब हम कह सकते थे कि यह कॉन्ग्रुएंट है, यदि इसका मेजरमेंट 30 और 30 दिया रहता। यहां ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इस ट्रायंगल को बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस से कॉन्ग्रुएंस बिल्कुल नहीं करेंगे, दिक्कत नहीं। तो मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो स्टेटमेंट है उसको उसी प्रारूप में स्वीकार करते हैं, दिक्कत नहीं, छेड़छाड़ नहीं करते हैं उसके साथ। ठीक, क्योंकि थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करने पे स्टेटमेंट का स्वरूप बदल जाता है, और स्वरूप बदल जाए तो उसका एप्लीकेशन गलत आप करोगे और आपके अंदर गंदा गलत समझदारी जो होता है, जो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट करके लेके चला जाएगा। तो इसको आप थोड़ा सा इस बात का प्रॉपर ध्यान में रखना। इसको देखो, मैं थोड़ा सा आगे करवाता हूं। देखो बच्चा, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूं। एक स्टूडेंट ने टेक्स्ट किया है कि सर पिछले क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंस करना साइड एंगल साइड से सिखाया, वो समझ में आया, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे लिखेंगे, मतलब कौन सा पार्ट किस पर जा रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखो, मैं उस प्रॉब्लम को मैं भी सॉल्व कर देता हूं, शायद आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखो, जब भी हम दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया तो यहां पॉसिबिलिटी है कि कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हमको उसके एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी उसके साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि हमको कुछ साइड और कुछ एंगल के बारे में, मतलब दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड के बारे में। ये तीन पॉसिबिलिटी संभव है। क्या क्या पॉसिबिलिटी, मैं इसको लिख रहा हूं। देखो, पहला पॉसिबिलिटी है कि हमको किसके बारे में पता चल जाए भाई, एंगल के बारे में, मतलब
कोण के बारे में हमारे पास सारा इंफॉर्मेशन है। दूसरा पॉसिबिलिटी है साइड के बारे में पता हो जाए, मतलब भुजा के बारे में पता हो जाए। और तीसरा जो पॉसिबिलिटी है बाबू, वह कह रहा है कि साइड के बारे में भी हमको पता हो और एंगल, मतलब कुछ साइड के बारे में पता हो जाए और कुछ एंगल के बारे में पता हो जाए। तब कैसे करेंगे? देखो, पहला काफी आसान है। यदि तीनों एंगल के बारे में हमको पता हो जाए, ठीक, तो इस तीनों एंगल को हम वर्टेक्स पर जो एंगल बन रहा है उससे मैप कर देंगे। मतलब कि पहला ट्रायंगल को बनाओ और दूसरे ट्रायंगल को बनाते समय बस इक्वल एंगल को लिखते जाओ। मतलब इक्वल एंगल कंटेन करता हो जो वर्टेक्स है, बस वर्टेक्स को लिख दो। मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं। जैसे देखो, ये एक ट्रायंगल है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है। आ रहा है, कट रहा है, नहीं आ रहा है। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है और एफ है। ये 90 है, ये 40 है और ये 50 है। कोई दिक्कत नहीं। ये 50 है, ये 90 है और ये 40 है। 55, ठीक, दिक्कत नहीं। अब कैसे लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमको ये आइडिया मिला। याद रखना, एंगल 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 से फिर कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है, फिर से कुछ भी नहीं समझना है। मैं ये बोल रहा हूं कि हमने कॉन्ग्रुएंस किया और हमको एंगल के बारे में पता चला, तब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कैसे लिखेंगे? तो पहला ट्रायंगल को एज इट इज लिख दिया। अब दूसरे ट्रायंगल को बनाओ और वर्टेक्स का नेमिंग अब देते हैं। देखो, ये 90 किसके साथ है? एंगल ए के साथ, वर्टेक्स ए पर है। ये 90 कहां है भाई? ये थोड़ा सा इसको मैं लिखता हूं। हाँ, ये जो है ये 90 है, यहां लिख देता हूं। ये 90 है और ये 40 है। अब थोड़ा सा आसान से समझ में आएगा। देखो, बी 40 है तो इसका 40 कहां चला गया? डी पर, तो बी के सामने डी लिख दिया। अब ए 90 है, यहां 90 कहां है? एफ पर, ये एफ था तो यहां चला गया। अब बचा कौन भाई? एफ और डी आ गया। ये क्या बचा इसका पोजीशन? ई। ये 50 है तो ये भी 50। अब इस तरह से क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हम कर लेंगे। मतलब इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये हो गया, इसका क्रॉसपॉन्डिंग ये और इसका ये। और एंगल के बारे में तो हमको पता था, तो एंगल यदि हो तो आसान है लिखना, क्योंकि हम वर्टेक्स मैप कर देते हैं, ठीक ना। इसलिए ये वर्टेक्स ए पर 90 बन रहा है तो यहां वर्टेक्स एफ पर 90 बन रहा है। क्यों भाई? यहां देख के हम बस वर्टेक्स लिख दिया। और इसको लिखेंगे कैसे बार बार? तो ये मैं यहां बता दे रहा हूं। देखो, इसको लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो, एक किस पे आ रहा है? एफ डी ई। इसी तरह से लिखेंगे अपने मन से, कुछ घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये पार्ट आप समझ पा रहे होंगे। यदि एंगल का बात, अब हमारे पास एंगल के बारे में पता चल जाए तो उसको लिखना काफी आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पर चलते हैं बाबू। साइड पर यदि हो तो क्या करते हैं? मतलब हमको साइड के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तब हम क्या करेंगे? देखो, हालांकि इसको मैं बाद में डीप करवाऊंगा जब मैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी करवाऊंगा तब। अभी मैं बस थोड़ा सा हिंट कर देता हूं कि यदि हमारे पास साइड के बारे में इंफॉर्मेशन है तो कैसे करेंगे? तो दो साइड के इंटरसेक्शन से वर्टेक्स बनता है, तो साइड का इंटरसेक्शन ढूंढो, वर्टेक्स बनाओ और फिर उसके बाद क्रॉसपॉन्डेंस पार्ट लिखो। अभी बस इतना सुन लेना है ताकि जब मैं फिर आपको करवाऊं तो आपको समझ में आए। तो ये मैं बाद में करवाऊंगा जब साइड का हमको इंफॉर्मेशन हो। तीसरा है कि हमको साइड और एंगल दोनों के बारे में पता हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि हमको साइड के बारे में पता और एंगल के बारे में भी पता है, तो एकदम बारीकी से इस बात को आप सुन लो कि हम पहले एंगल का पोजीशन लिखेंगे, मतलब एंगल को प्रायोरिटी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद साइड पर हम काम करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान देखना। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, 4 है सेंटीमीटर में, 5 सेंटीमीटर और ये मान लो 60 डिग्री। दूसरा ट्रायंगल है बाबू डी ई एफ, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 60 डिग्री। देखो, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्यों भाई? ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, 5 और ये 60 बाय साइड एंगल साइड। अब अगला काम है हमारा कि इसके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट को कैसे लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, यहां पर हमारे पास दो साइड के बारे में पता है, एक एंगल के बारे में पता है, तो ये वाला कंडीशन आ गया ना। और ये वाला कंडीशन क्या कहता है कि आप एंगल को प्रायोरिटी दो। मतलब साइड एंगल साइड में किसको प्रायोरिटी देना है? आप एंगल को प्रायोरिटी दो। देखो, इसको कैसे करते, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं थोड़ा सा।
पहला ट्रायंगल को एज इट इज इसी तरह से लिखते हैं, रहने दो, दूसरा ट्रायंगल को लिखते हैं। देखो, और मैं बताया था कि पहले एंगल को प्रायोरिटी देते हैं, तो 60 डिग्री कहां है भाई? एफ पर, तो ए वाला वर्टेक्स का कॉरस्पॉन्डिंग एफ हो जाने वाला, लिखो एफ लिख लिया। अब बताओ 4 सेंटीमीटर वाला कौन है? ये और ये, तो ए बी कहां जाएगा भाई? एफ डी पर, तो ए बी, तो यहां क्या आ जाएगा? एफ, ये डी हो गया। बचा क्या भाई? ई, तो ई का ये पोजीशन है, यही हो गया कांग्रुएंसी। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पता चल रहा है, तो पूछे डी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, तो हम बोलेंगे बी सी। ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? तो एफ ई। और पूछेगा ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? तो एफ डी। हालांकि जिसने भी पूछा है, पता नहीं, हमको नाम नहीं पता चला, वो बच्चा बहुत ही लायक है। इस प्रॉब्लम में लगभग 95% बच्चा फंस जाता है कि हमको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। तो ये आपका प्रॉपर करने का तरीका हो सकता है। आप कुछ क्वेश्चन आप बुक में ढूंढिए और उसको करिए, ठीक ना। करने से थोड़ा सा प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी चीज है मैथमेटिक्स में। इसको मैं लिखता हूं, देखो इसको लिखेंगे कैसे? ट्रायंगल एफ डी ई इज कांग्रुएंस टू ट्रायंगल ए बी सी। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हुआ। आप समझ रहे हैं कि आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे लिखेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट पर और मैं काम करवा देता हूं। इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देख पा रहे होगे, तो मैंने पिछले क्लास में करवाया था, इसको करने का प्रयास करो। देखो ये क्या कह रहा है, हमको इस गिवन इंफॉर्मेशन से इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। हमारा काम कॉन्ग्रुएंट करना नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में मैं करवाया था। हमारा काम है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को कैसे लिखेंगे, इस पर वर्क करना। देखो ध्यान से, हम यहां कर सकते हैं। हमने इस और इस ट्रायंगल को चुना, तो नाम लिख देते हैं। हमने कौन सा ट्रायंगल चुना? ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल सी ओ बी। दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, ए ओ किसके इक्वल दे रखा है? ओ बी के इक्वल गिवन है ना। ओ डी किसके इक्वल दे रखा है? ओ सी गिवन है। और एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल सी ओ बी। अच्छा बताओ, ये एंगल क्यों इक्वल किए? ये गिवन था। कहां से गिवन है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये भी गिवन था ये। और लेकिन ये दोनों एंगल को कैसे हम इक्वल किए? यदि आप समझ पा रहे होंगे, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, दोनों लाइन प्रतिच्छेदी रेखा है। हम पढ़े हैं कि यदि दो लाइन प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण आपस में समान होता है। इसलिए ये दोनों आपस में इक्वल हुआ। क्या लिख देंगे? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो, दो साइड, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो साइड उसके बीच के एंगल का आपस में इक्वल है। तब हम कह सकते हैं कि यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है बाय द क्राइटेरिया, यहां लिख देता हूं, साइड एंगल साइड। कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये मोटिव नहीं था, हमारा मोटिव था कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे ओपन करके लिखें। ध्यान से देखना बाबू, मैं इसको इरेज करता हूं पूरे को। इसको क्यों इरेज कर दिया? हालांकि चलो वो उसमें इंफॉर्मेशन दे रखा है। देखो लिखते हैं, तो पहला ट्रायंगल को बना लो। तो पहला ट्रायंगल किसको ले लिया? मान लो इसको ले लिया। मतलब पहला ट्रायंगल बनाने में कोई डिसिप्लिन नहीं है, अपने मन से बना। देखो ओ ए और डी, मैंने पोजीशन दे दिया। अब जब दूसरा ट्रायंगल को बनाएंगे तब प्रॉपर ध्यान रखेंगे। तभी आपको याद होगा हमने साइड एंगल साइड पे काम किया है, मतलब दो साइड और एक एंगल। तो अभी तो हम बता रहे थे, जब हमको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना है, तो यदि हमको कहीं एंगल दिखे तो हम एंगल को प्रायोरिटी देते हैं। तो एंगल ओ, इसमें भी एंगल ओ है, तो पहले एंगल ओ आपस में को लिख लिया। अब ध्यान से यदि देख रहे होगा तो ए ओ बी के इक्वल है, ए ओ बी के इक्वल है। देखो ए ओ किसके इक्वल है? ओ बी, यहां बी आ गया। अब बचा क्या भाई? सी, तो ये पोजीशन हो गया सी। देखो यही है कंप्लीट ऑर्डर कॉन्ग्रुएंसी का। तो हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBC। कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ध्यान से समझना है आपको। और जो ही इस तरह से यदि आप लिखने आपको आ गया, तो इससे कई इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, मतलब
क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट पे आप कंप्लीट काम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको समझो, देखो मैं थोड़ा सा हटता हूं सामने से। अब बाबू साइड एंगल साइड से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि हम पढ़ें कि यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका हर एक पार्ट आपस में, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होता है, ठीक ना। ये दो फिगर एक दूसरे के दो ट्रायंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है, देन क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब तीनों एंगल आपस में इक्वल होने वाला और तीनों साइड होने इक्वल होने वाला। और इतना ही नहीं, मतलब वो हर एक तरह से समान होता है, तो एरिया सेम है, क्रॉसपॉन्डिंग मीडियन सेम होने वाला है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, क्रॉसपॉन्डिंग एल्टीट्यूड, पेरीमीटर, ये सब आपस में बराबर होने वाला है। तो इस मतलब कि हम सीपीसीटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, मतलब हम फिगर को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो सीपीसीटी का रिजल्ट आएगा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको करना है, ठीक। और मैं बताता हूं करने का क्या तरीका है, हम ट्रायंगल कैसे चुनते हैं और कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो मेन इसमें जो युद्ध है वो ट्रायंगल को चुनने का है, कंसिडर करने का है, दिक्कत नहीं। तो मैं क्वेश्चन से शुरुआत करता हूं। जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। इफ एंगल डी ए बी इक्वल टू सी ए बी, ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ है, हो जाएगा एंगल सी बी ए दिस, और ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, बिल्कुल। अब हमको ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, हमको दिखाना है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सही ऑप्शन है। अब क्वेश्चन है कि ये जो ऑप्शन होगा ये रिजल्ट होगा कॉन्ग्रुएंसी का, मतलब ये सीपीसीटी से आंसर आएगा इसका। तो सीपीसीटी से आंसर आने से पहले तो है कि आपको फिगर को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, मतलब आप ट्रायंगल चुनिए, ठीक, और कॉन्ग्रुएंट कीजिए। पहला काम है ट्रायंगल कैसे चुनते हैं, तो पहले देखो इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, आपको पता चलेगा कि किस पर काम करना है। देखो बीडीएसी पर, एओएसी पर, बीडीएसी बाई 2 पर, मतलब बीडीएसी पर और एओएसी पर। तो बीडीएसी देखो कहां आ रहा है, हमको कहां मिल रहा है, बीडी और एसी, मतलब ये है और ये है, और दूसरा एओएसी, एओ और एसी। अच्छा अब है कि ये एक तो हमको लग रहा है कि बीडी और एसी को लेते हुए दो अलग अलग त्रिभुज को चुनना है, तो मतलब एक ट्रायंगल हमको लग रहा है कि ये चुन लो और एक ट्रायंगल लग रहा है कि ये चुन लो, मतलब इस इंफॉर्मेशन से हमको लगा, ठीक। और दूसरा कार्य कहते ए हो जाए तो ए और ओसी, ए और ओसी हो जाए तो देखो ये और ये दो ट्रायंगल का पॉसिबिलिटी है। अब दोनों में कौन सा चुनेंगे ये इस यहां से पता चलेगा। हमारे पास दे रखा है कि डी ए बी और सी ए बी आपस में इक्वल है, तो डी ए बी मतलब ये एंगल और सी ए बी ये एंगल आपस में इक्वल है, और दूसरा ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, तो ए डी और बी सी इक्वल है। तो किस ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन दे रखा है, तो यदि आप समझ पा रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हमारे पास ये दो बड़ा वाले ट्रायंगल का इंफॉर्मेशन दिया है। तो उसी से स्टार्ट करते हैं। हमने दो ट्रायंगल चुना, क्या चुना भाई, हमने लिया इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी ए बी। कौन कौन दो ट्रायंगल ये आपको पता चल रहा है, ए बी डी, देखो ए डी बी, ये दूसरा सी ए बी। अब हमारा मोटिव क्या है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से क्या इसको हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो देखते हैं। देखो ये और ये आपस में इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल, इसको लिखते हैं एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। क्यों इक्वल है भाई, तो ये गिवन है। दूसरा बच्चा ध्यान से देखना है कि आपको अब इसका एडी और बीसी आपस में इक्वल है, तो देखो एडी इक्वल टू बीसी, ये भी गिवन है। कहां कहां भाई, ये और ये आपस में इक्वल है। अच्छा बताओ तो इस दोनों ट्रायंगल में ए बी तो कॉमन है ना, ए बी दोनों ट्रायंगल का पार्ट है, तो ए बी इक्वल टू ए बी ही लिखो, ए बी इक्वल टू ए बी और ए डी बी सी, हाँ ये बी है, आपको 8 के जैसा दिख रहा होगा ये।
हमको दो साइड मिला और एक एंगल मिला। अब क्वेश्चन है क्या ये साइड एंगल साइड है, तो हमको क्या चाहिए, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड एंगल। तो देखो हम एक साइड ये और एक साइड ये, अच्छा इससे बनता हुआ एंगल, वही तो एंगल का बात कर रहा है ये यही तो CBA है, और दो साइड उसके बीच का एंगल, हाँ तो ये ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कांग्रुएंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब कांग्रुएंस है तो बस CP/CT का यूज करके इसका आंसर दे देना है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, कांग्रुएंट है तो हमारा अगला काम है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को लिखना। देखो इसमें कई स्टेप है। पहला काम है ट्रायंगल सेलेक्ट करना। ट्रायंगल सेलेक्ट करने के लिए दो चीज देखे हमने, कि हमने ऑप्शन देखा और गिवन इंफॉर्मेशन देखा। तो जिस ट्रायंगल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है उससे हमने स्टार्ट किया, ठीक। अब कांग्रुएंट किए, क्या कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड। तो चेक किया कि क्या दो साइड और उसके बीच का एंगल है क्या, तो बीच का था तो लगा। अगला काम है इस फिगर को ओपन करके लिखना, मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के वाइज इसको लिखना। तो लिखते हैं, क्या तरीका है भाई, तो पहला ट्रायंगल को बना लो और फिर दूसरा ट्रायंगल को बनाओ। पहला ट्रायंगल का नाम दे दो, तो हम पहला ट्रायंगल ये ले लेते हैं, ऊपर में DAB ले लिया। दूसरा ट्रायंगल का नाम देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का ध्यान रख के नाम देते हैं। अच्छा बताओ, एंगल A किस पे जा रहा था, इस पर B पर जा रहा था। देखो ये एंगल A है ना, तो DAB किस पे जा रहा है भाई, CBA। तो देखो A किस पर, यहां B हो गया इसमें। अब पहला काम हम एंगल को प्रायोरिटी दिए। अब कह रहा है कि AD किसके इक्वल है, BC के, तो AD किसके इक्वल, यहां आ गया C। और बचा क्या भाई, ये पोजीशन A का, ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया। अब जो आंसर है उसको देखते हैं। देखो BD और AC देखो ये तो आपस में इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता है, तो BD इक्वल टू AC एक इंफॉर्मेशन मिला, तो ये एक ऑप्शन सही है। AO इक्वल टू AC, AO कहां है, यहां तो कहीं AO नहीं, हम तो ऐसा चुने ही नहीं है। अब BD इक्वल टू AC बाई 2, नहीं वो भी ऐसा नहीं है, हमको भी पता नहीं है, लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन से ये हमारा करेक्ट आंसर है, और सिंगल करेक्ट आंसर होता है। तो बस इसको मार के हम आगे बढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा ट्रायंगल चुन रहे हैं, दिक्कत नहीं बच्चा। देखो दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें देखो अब क्वेश्चन है कि कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करोगे, मेन युद्ध इस चीज का है। तो पहले इससे और इससे देखो, AC और AE, AC और AE ये एक मिला, AB और AD, AB और AD ये मिला। अब दिस और दिस हम क्या करेंगे जानते हो, कि जिसको ये ऑप्शन है, तो हम करेंगे क्या कि इस जो इक्वालिटी दे रखा है एक ही ट्रायंगल में नहीं रखेंगे, अलग अलग ट्रायंगल में रखेंगे। मतलब ये सोचेंगे कि AC और AE कौन दो अलग अलग ट्रायंगल में है। देखो AC ये है और AE ये है ना, तो इसको अलग अलग ट्रायंगल में रखना है। दूसरा AB और AD, AB ये और AD, देखो हमको ट्रायंगल अब दिख रहा है, और BAD और EAC। हाँ देखो मैं ट्रायंगल बताता हूं कौन सा इसमें आपको चुनना है। हम चुन रहे हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। क्या सही चुने, बिल्कुल ABC और ADE हमने ये ट्रायंगल चुना। अब इसमें AC जो है वो AE के इक्वल है, गिवन है, मतलब AC जो है ये आपस में इक्वल है, बिल्कुल दे रखा है। फिर कह रहा है कि AB जो है AD के इक्वल है, AB और AD ये आपस में इक्वल है, ठीक। अब कह रहा है कि BAD EAC के इक्वल है। BAD कौन है भाई, BAD ये EAC के इक्वल है ये, लेकिन हमको चाहिए क्या, देखो इस दोनों साइड से बनता हुआ एंगल, मतलब इस ट्रायंगल का AC और AB से बनता हुआ एंगल, AC और AB से बनता हुआ ये पूरा एंगल है ना, लेकिन हमको कह रहा है कि बस ये और ये आपस में इक्वल है। तो इस पूरे को कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ हम एंगल CAD जोड़ देते हैं, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD। हमको ये विश्वास है कि आपको नहीं समझ में आया, फिर से मैं इसको बताता हूं मैंने एंगल को कैसे इक्वेट किया। मैं इसको इरेज करता हूं। अच्छा पहले हमको कैसा एंगल लेना है, इंक्लूडेड एंगल लेना है। तो इस दोनों ट्रायंगल का साइड देखें कौन है, AC और AB, इससे बनता हुआ एंगल कौन है, तो AC और AB ये एंगल है ना, और AE और AD से बनता हुआ एंगल AE और AD ये एंगल है।
यदि ये दोनों इक्वल हो जाए तो बाय द साइड एंगल साइड क्राइटेरिया आपस में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करवा देगा। लेकिन दे क्या रखा है बाबू, दे रखा है कि ये और ये आपस में इक्वल, मतलब एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये और ये, हमको जाना क्या है भाई, ये पूरे पर। अच्छा बताओ तो इतना एंगल दोनों में जोड़ दे, इस यदि इसमें जोड़ दें तो पूरा हो जाए और इसमें जोड़ देते ये पूरा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम इसमें दोनों तरफ एंगल CAD जोड़ सकते हैं और दोनों तरफ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यूक्लिड का एक्सियम है, ठीक ना। इफ A इक्वल्स टू B देन वी कैन ऐड अ पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम बोथ साइड। तो हमने यहां ऐड कर लिया, और मतलब हमने क्या ऐड किया इसको मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। हमने यहां लिया, हम गिवन था कि BAD इक्वल है, थोड़ा दूर रखता हूं EAC के, हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। इधर क्या ऐड किया भाई, CAD एंगल, और उधर भी एंगल CAD ऐड कर देते हैं, नीचे लिखता हूं। अब ये एंगल क्या बन जाएगा, तो दिस प्लस दिस बन गया BAC, एंगल BAC, और ये एंगल क्या बन गया बाबू, एंगल EAD। यही तो हमको चाहिए। अब दो साइड है उसके बीच का एंगल बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एक दूसरे के सर्वांगसम हो गए, और ज्यों ही सर्वांगसम हुआ तो हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का यूज करेंगे और हम इससे देखते हैं कि कौन मेरा रिजल्ट वैलिड है। अब इसको ओपन करके मैं लिखता हूं, देखना। पहला ट्रायंगल हम लिख लेते हैं, दूसरा ट्रायंगल का नेमिंग ध्यान से देंगे। देखो पहला ट्रायंगल क्या था, ABC। अच्छा ये एंगल जो A है ये किसके इक्वल है, इधर से A के इक्वल, मतलब एंगल BAC इक्वल एंगल EAD। यही तो किया, मतलब A इस वर्टेक्स पर जो ये एंगल बन रहा है ये दोनों में है, तो मतलब यहां A का पोजीशन हो जाएगा। अब AB किसके इक्वल था, AB किसके इक्वल, AD, तो यहां D आ गया, और बचा क्या आप भाई बताओ, यहां बच गया E। अब बारी बारी से ऑप्शन चेक करो, देखो BC इक्वल टू D, BC और D एक ही लाइन में आ गया। ऑप्शन नंबर 2 BC इक्वल टू DE। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, तो इस पर थोड़ा सा काम करोगे ना समझ में आएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का डिफिकल्टी में रिड्यूस कर दूंगा अगली क्लास में। कैसे रिड्यूस कर दूंगा वो हमको पता है। मैं इसको दो पार्ट में करवा लूंगा। मैं पहला काम जो है सिर्फ कांग्रुएंसी पर मैं करवाऊंगा, और फिर कांग्रुएंसी का ये बाय प्रोडक्ट है। देखो इस लेवल का क्वेश्चन यदि पूछता है एसएससी तो बहुत बच्चा छोड़ के आता है, आप नहीं छोड़ के आओगे, मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, बहुत ही आसानी से ऐसे करके बनाओगे क्वेश्चन, ठीक। तो मेन इसमें समझना क्या है कि ट्रायंगल में क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट, कांग्रुएंसी तो इंपॉर्टेंट है, और कांग्रुएंस करने के बाद क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट पर काम करना बहुत जरूरी है, संगत भाग पर काम करना बहुत जरूरी है। और ये जो रिजल्ट है वही है संगत भाग का जो हमने यूज किया कि टू ट्रायंगल आर कांग्रुएंट देन देयर क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होते हैं। इसको CPCT कहते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। दिक्कत नहीं, इसको एक बार देखो थोड़ा सा बच्चा। अब मैं मिलता हूं अगले क्लास में। मैं एक क्वेश्चन आपको वर्क में देता हूं, इसको थोड़ा सा सोचना है और इसको करना है। ये क्वेश्चन है आपका, ये लिख लो, ये आपका होमवर्क है, ठीक, और इसको करोगे। हमारे पास